हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है, अपने 12th क्लास के लिए, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपने 7वें चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग काफी अच्छी तरह से एक एक बात को समझेंगे। ठीक है, इतनी सिंपल तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि आप देखेंगे अभी तक आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे कितनी मजे से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको एक एक चीजें काफी अच्छी तरह से समझ में आएगी अगर आप फुली कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते हैं तब। ठीक है, और जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं और जो भी वर्क दे रहे हैं घर पर करने के लिए वो आप करते जाइए, तब देखिए हम लोग कितने अच्छे तरह से अपने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखेंगे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा आवर्त सारणी के तरफ। ठीक है, देखेंगे आवर्त सारणी की आकृति कुछ आपको इस तरह की देखने को मिलती है। ठीक है, यहां देखेंगे हमें ये पता है कि जो आवर्त सारणी होते हैं, ठीक है, इस आवर्त सारणी में इस तरह की जो लाइन हमें दिखती है, ठीक है, किस तरह की, इधर की तरफ ऐसे क्षैतिज, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और कुल आवर्त की संख्या जो होती है कितनी होती है, 7, यह आपको पता है। ठीक है, और इस तरह की जो लाइन दिखती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उदग्र। ठीक है, उदग्र लाइन जो ऐसी दिखती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्ग के नाम से। ठीक है, और आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, 18। ये तो आपको पता है कि आवर्त सारणी जो होती है उसमें आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है और वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। ये बात आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद हम लोग 11th क्लास में ये भी पढ़े थे कि जो आवर्त सारणी है उसको कितने ब्लॉक में बांटा जाता है। तो हमें पता है कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है, ये लाइन मिटा रहे हैं। आवर्त सारणी को कितने वर्ग में बांटा गया है, सॉरी कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। देखेंगे ये हो गया पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग। ठीक है, यानी वर्ग 1 से 2 तक के तत्वों को इस वर्ग में, वर्ग 1 में अगर इस लाइन को भी हम ऐसे खींच दें तो वर्ग 1 और वर्ग 2, तो वर्ग 1 से लेकर वर्ग 2 तक के तत्वों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो एस ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, देखेंगे ये हो गया वर्ग 1 और ये हो गया वर्ग 2। ठीक है, और यहां से यहां तक कितने होते, तो वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व होते। ठीक है, और फिर यहां से लेकर यहां तक कितने वर्ग के तत्व होते, तो वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व। ठीक है, तो देखेंगे वर्ग 1 से लेकर वर्ग 2 तक के तत्वों को एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता, और ये जो दिख रहा आपको वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, यानी कि इसके इधर के तत्वों को किसके अंतर्गत रखा जाता, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत रखा गया इसको, पी ब्लॉक के अंतर्गत। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को किसके अंतर्गत रखा गया है, डी ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, और इसी डी ब्लॉक से, ठीक है, इसी डी ब्लॉक से आप देखेंगे तो लैंथनम और एक्टिनम के बाद 14 तत्व निकले हैं, जिनको हम लोग जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उस समय हम उसकी चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पी ब्लॉक को ही समझेंगे। ठीक है, जितनी जरूरी चीज है उतनी हम पढ़ते चलेंगे। अभी अब देखेंगे डी ब्लॉक में देखेंगे लैंथनम और एक्टिनम, 2 ऐसे तत्व होते हैं जहां से 14 तत्व ऐसे निकले हैं जो कि गुणों में समानता रखते हैं। ठीक है,
और उनको यहाँ पर एडजस्ट किया जाता तो आवर्त सारणी काफी बड़ी हो जाती, जिसके चलते उन 14 यानी कुल 28 तत्वों को उठा के यहाँ पर अलग कर दिया गया नीचे, जिसको हम लोग किसके अंतर्गत रखा जानते हैं, किस ब्लॉक के नाम से, तो एफ ब्लॉक के। मतलब इन तत्वों को किस ब्लॉक के अंतर्गत रख दिया गया, तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक के अंतर्गत बांट दिया जाता है। एस ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और आप देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक ऐसे ही आपको साथ में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, डी ब्लॉक से ही निकला हुआ होता है क्या, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कहां से निकले होते हैं, डी ब्लॉक से। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पूरी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बट जाती है। वर्ग 1 से 2 तक के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आ जाएंगे। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत। और यही लैंथनम और एक्टिनम के पास से अलग होते हैं। 14 तत्व जो लैंथनम के पास से जो अलग होते हैं उनको लैंथेनॉइड बोला जाता है। एक्टिनम के पास से जो अलग होते हैं उनको एक्टिनॉइड के नाम से जाना जाता, और उनको रख दिया जाता एफ ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि अपनी आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटी है, 4 ब्लॉक में। क्लियर है, देखेंगे अब हम लोग 11th क्लास में एस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व आते थे उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 11th क्लास में ही हम लोग पी ब्लॉक जो आपको दिख रहा है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो उसमें 11th क्लास में ही हम लोग वर्ग 13 और वर्ग 14, ठीक है, वर्ग 13 और वर्ग 14 के तत्वों के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ लिए थे। हम लोगों को 12th क्लास में कहां से पढ़ना है, तो पी ब्लॉक में वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कहां से कहां तक, तो वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो ब्लॉक के आधार पर आवर्त सारणी को बांटा गया, तो इस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को रखा गया जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो समाप्त करेगा, तो आप देखेंगे किस ऑर्बिटल पे समाप्त करता, ठीक है, या कह सकते किस सबसेल के ऑर्बिटल पे समाप्त करता। तो अगर इस सबसेल के ऑर्बिटल पे समाप्त करता या कि ये एस ऑर्बिटल पे समाप्त करता, तो एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे उसको। जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अगर वो पी पर समाप्त होता, तो वो सारे तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आते। अपवाद में याद रखेंगे, पी ब्लॉक में एक तो आपको अपवाद देखने को मिलेगा, कौन सा, हीलियम। इसकी समाप्ति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो एस पर समाप्त होता। ठीक है, लेकिन ये अक्रिय गैस होता और वर्ग 18 के तत्वों से समानता प्रदर्शित करता, इसलिए इसको भी पी ब्लॉक के अंतर्गत ही रख लिया गया। बाकी जितने भी तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो देखेंगे पी पर ही समाप्त होता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता, पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा जाता। उसी तरह से डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व होंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां समाप्त होगा, तो डी पर। ठीक है, एफ वाले का एफ पर। क्लियर है, तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो अपना चैप्टर का नाम ही है पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। और पी ब्लॉक के किस वर्ग के तत्वों से, तो वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वर्ग 14 तक हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें अपने सिलेबस के अनुसार पी ब्लॉक के तत्वों में इसके इधर के चीजों को पढ़ना है, इसके इधर वाले को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम लोग इनके बारे में और इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे ये जो वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सभी तत्वों के संकेत यहां पर हमने लिख दिया है। ठीक है, देखेंगे वर्ग 13 के अंतर्गत आने वाले तत्व कौन से, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, कैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इसी तरह से वर्ग 14 के अंतर्गत आने वाले तत्वों की बात करें
तो कौन कौन से होते हैं देखेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। ठीक है, वर्ग 15 के अंतर्गत आने वाले तत्व कौन से, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका संकेत इस भी होता है, याद रखेंगे। फिर बिस्मथ। वर्ग 16 के अंतर्गत आने वाले तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबके नाम पीडीएफ में दिए हुए हैं, बस आप सुने। वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, वर्ग 18 के अंतर्गत देखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, अब ये तो हो गए इन तत्वों के संकेत और नाम क्या होते हैं, आपने सुन लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम इन तत्वों की परमाणु संख्या कैसे लिखेंगे। तो हीलियम के लिए हमें देखेंगे, पता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे ये जो वर्ग 13 का तत्व है, वर्ग 13 के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं, तो यहां से पी ब्लॉक की शुरुआत हो रही है ना। तो अगर आप इनके इनके परमाणु संख्या को अगर आप याद रखते हैं तो इन सब का परमाणु संख्या भी हम आसानी से लिख लेंगे। तो हमें देखेंगे बोरॉन का दूसरे आवर्त का तत्व, आप इसका याद रखेंगे। वर्ग 13 का जो पहला तत्व है, इसके परमाणु संख्या को याद रखेंगे। बोरॉन का कितना होता, 5। ठीक है, अब इस 5 में हम 8 जोड़ देंगे, 13 किसका मिल जाएगा, एल्यूमिनियम का। याद रखेंगे 5, 8 जुड़ा, फिर 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। पहले 5 में 8 जुटा तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या मिल गया ना। देखेंगे 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो बोरॉन का याद रखे 5, तो ठीक इसके नीचे वाले का लिखना है परमाणु संख्या। संकेत तो हमें याद है, तो तुरंत इसमें 8 जोड़ देंगे तो अगले वाले का मिल गया। फिर इसके नीचे वाले की परमाणु संख्या लिखना है, तो इसके परमाणु संख्या में 18 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसके नीचे वाले का लिखना है, तो इसके परमाणु संख्या में 18 जोड़ देंगे तो इसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसका परमाणु संख्या लिखना है, तो इसमें हम 32 जोड़ देंगे तो इसका मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से आप इन सब का अगर ऊपर वाले का याद रखते हैं, तब आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा कि पहले वाले में 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18, फिर 32, ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, और देखेंगे अगर आप इससे भी आसानी से लिखना चाहते हैं तो क्या करें कि आप वर्ग 13 के अंतर्गत जो आने वाले तत्व हैं उनके परमाणु संख्या को ही रट जाए सिंपली। ठीक है, ये याद रख के एक बार में 8 जोड़ ले, 18 जोड़ ले, 18 जोड़ ले और 32 जोड़ ले, और आप इन सब की याद कर जाएं कि बोरॉन का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का 81। जब ये आपको याद हो गया तब इसके इधर परमाणु संख्या लिखनी है। तो देखेंगे 5 के ठीक बाद 6, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो जाती, 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ऐसे भरते निकल जाएंगे अगर हमें ये याद है तो। ठीक है, तो बोरॉन की परमाणु संख्या 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। क्लियर है। अब देखेंगे एल्यूमिनियम का हमें पता है 13 होता है, तो ठीक इसके बाद सिलिकॉन है तो इसका 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। हो गए इनके परमाणु संख्या आसानी से। अब देखेंगे गैलियम का हमें याद है 31, तो गैलियम के ठीक बाद जर्मेनियम तो 32, आर्सेनिक 33, सिलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टन 36। इनके भी परमाणु संख्या लिखा गया आसानी से। इंडियम का 49 होता है पता हमें, टीन का 50 हो जाएगा, एंटीमनी का 51 हो जाएगा, टेलेरियम का 52 हो जाएगा, आयोडीन का 53, जेनॉन का 54। हो गए इनके परमाणु संख्या आसानी से। ठीक है, या तो आप ये 8, 18, 18, 32 याद रखें,
या आप सिर्फ इनका याद रखें तो ऐसे सजा लें। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इनको याद रखते हैं, आपको हर हाल में याद रखना है। क्लियर है? देखेंगे थैलियम का 81, ठीक है, तो लेड का 82, बिस्मथ का 83, पोलोनियम का 84, एस्टेटिन का 85, रेडॉन का 86। क्या हो गया? रेडॉन का 86। क्लियर है? तो आसानी से हम इनकी परमाणु संख्या भी लिख सकते, ठीक है। या तो सिर्फ ऊपर वाले का याद रखिए तो 8, 18, 18, 32 चला के आप लिख लीजिए, या सिर्फ इसका याद रखिए तो आप ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है? कैसे भी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहां हमारे लिए सबसे जरूरी होता क्या कि इन संकेत, ये जो दिख रहा है कि वर्ग 13 के अंतर्गत बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आएंगे, तो ये क्रम हम कैसे याद रखें। वर्ग 13 के अंतर्गत आने वाले तत्वों के क्रम को कैसे याद रखें, वर्ग 14 के अंतर्गत आने वाले तत्वों के क्रम को कैसे याद रखें। संकेत याद रहेंगे तो नाम हम आसानी से लिख लेंगे। नाम तो एक बार पढ़ने की बस आपके सामने आया, नाम आपने पढ़ लिया तो बहुत सारे तत्वों के नाम आपको याद होंगे। इक्का दुक्का है जो नहीं याद है आपको, तो नाम सामने आएंगे तो आप आसानी से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए कि बोरॉन के बाद क्या आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, तो एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा, फिर इंडियम के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए लिया जाता है निमोनिक का सहारा, ठीक है। किसी अलग नाम को, कुछ किसी सिंपल नाम के सहारे हम इनको याद रखते, क्रम को सेट करते किसी ऐसे नाम से जो कॉमन हो, ठीक है, वो हमारे दिमाग में एक ही बार में फिट कर जाए, वो क्रम याद रहेगा तो हम इनके संकेत को भी आसानी से लिख लेंगे। 11th क्लास में हमने आपको सिखाया भी था अच्छी तरह से लिखना, ठीक है। तो अब हम इन सबके परमाणु संख्या को मिटा रहे हैं, ठीक है, सबके पास से। उम्मीद है आप लिखना सीख गए होंगे, सारी चीजें पीडीएफ में लिखी गई हैं। अब हम इन सबको याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स लिखवा रहे हैं बारी बारी से, तो आप इन सब का न्यूमोनिक्स याद रखेंगे, उसी क्रम में आपको लिखते चले जाना है, ठीक है। बारी बारी से सबके लिए लिखते चले जा रहे हैं। देखेंगे यहां दिख रहा वर्ग 13 के अंतर्गत जो आने वाले तत्व हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो इनके क्रम को हम कैसे याद रखेंगे, न्यूमोनिक्स के माध्यम से, ठीक है। तो देखेंगे सिर्फ हम पढ़ दे रहे हैं, पीडीएफ में तो लिखी हुई है चीजें, सिर्फ आप सुन लीजिएगा। देखेंगे वर्ग 13 के तत्वों को न्यूमोनिक्स के माध्यम से कैसे। बी के लिए हम याद रखते बैगन, एल्यूमिनियम के लिए बोलते क्या, आलू, गैलियम के लिए गाजर, इंडियम के लिए इन थैला, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये क्रम आप याद रखेंगे तो वर्ग 13 के अंतर्गत आने वाले तत्वों के संकेत आप लिख देंगे। बैंगन यानी कि बी, आलू यानी एल, गाजर यानी जीए, इंडियम यानी आईएन, थैला यानी टीएल। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, आसानी से ये क्रम हमें याद हो गया। वर्ग 13 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे तो हमें याद है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, हमने क्रम आसानी से लिख दिया। अब ये संकेत हमारे सामने आ गए तो नाम भी याद है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो ये हो गए वर्ग 13 के लिए। उसी तरह से वर्ग 14 के तत्वों को न्यूमोनिक्स के माध्यम से कैसे याद रखेंगे तो देखेंगे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, लीड है। कहे सीता जी, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो जैसे ही आपसे कोई कहेगा कि वर्ग 14 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, तब तक आपके दिमाग में आया क्या, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कहे सीता, सॉरी आई होगा ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो ये देखेंगे न्यूमोनिक्स हमारे दिमाग में एक बार में फिट कर जाते हैं, तो इनके माध्यम से हम संकेत लिख लेते हैं। जब संकेत लिख लेंगे तो नाम भी हम आसानी से लिख लेंगे। कहे सीता जी सुनो प्रभु,
इस तरह से हम वर्ग 14 के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम वर्ग 15 के तत्वों के लिए न्यूमोनिक्स की, तो देखेंगे यहीं से आपको याद रखना जरूरी हो जाता, क्योंकि इन सबको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ग 15 के लिए देखेंगे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ठीक है, तो देखेंगे नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। ठीक है, तो हमने आपसे पूछा कि वर्ग 15 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, तो आपके दिमाग में क्रम फिट है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। संकेत सामने आए तो नाम तो हम लिख ही लेंगे, हमें क्रम याद रखने। पूछेंगे नाइट्रोजन के बाद तो नाना के बाद पाटेकर यानी कि फास्फोरस आएगा। ठीक है, फास्फोरस के बाद तो हमें याद है असरानी यानी कि आर्सेनिक आएगा, AS। ठीक है, तो आसानी से न्यूमोनिक्स के माध्यम से हम याद रखते हैं, इन तत्वों के संकेत आसानी से लिख लेते, क्रम भी हमें याद रहता है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। इसी तरह से वर्ग 16 के तत्वों की बात करें तो देखेंगे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है ना। तो ऑक्सीजन के लिए देखेंगे ओल्ड, एस्टाइल, से, टी, पो। ओल्ड, एस्टाइल, से, टी, पो। ठीक है, वर्ग 16 के तत्वों वर्ग 16 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, तुरंत हमें याद हो गया, ओल्ड, एस्टाइल, से, टी, पो। तो ओल्ड, एस्टाइल, से, टी, पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। क्लियर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। संकेत सामने आए तो नाम तो हमें लिख ही लेंगे। तो वर्ग 16 के अंतर्गत आने वाले तत्व हमने क्रम से लिख दिए कि ऑक्सीजन के बाद सल्फर आएगा, सल्फर के बाद सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इस तरह से हम आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अब चले हम वर्ग 17 के तरफ, तो इसको कैसे न्यूमोनिक्स से याद रखेंगे, देखेंगे कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए देखेंगे फिर कल, बाहर आएगा, ऑटो। फिर कल, बाहर आएगा, ऑटो। हमने कहा वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले तत्वों को लिखिए, तो फिर कल, बाहर आएगा, ऑटो। इस क्रम में हमने लिख दिया। अब संकेत सामने है तो नाम भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। पहले फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एस्टेटिन। तो क्रम भी याद हो गया हमें, संकेत भी हम आसानी से लिख लेते हैं न्यूमोनिक्स के माध्यम से। ठीक है, अब बात करें वर्ग 18 की, तो ये तो हमने आपको उस दिन भी बताया था, अक्रिय गैस की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे, फिर भी एक बार सुन ले। देखेंगे कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अरे यहां पर ई होगा ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो देखेंगे इसको हम लोग न्यूमोनिक से कैसे याद रखते हैं, तो हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन। ठीक है, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे तो अच्छी आसानी से आप बता देंगे वर्ग 18 के अंतर्गत आने वाले तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो काफी आसानी से आप इन सभी तत्वों के संकेत लिख सकते हैं न्यूमोनिक्स के माध्यम से, वो भी क्रम के अनुसार। ठीक है, और जब संकेत आप लिख लेंगे तब आसानी से आप इनके नाम भी बता सकते हैं, और परमाणु संख्या कैसे लिखी जाती है वो भी हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया। बस एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से चीजें आपको स्पष्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व हम किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसकी आप सिंपल सी परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में पाया जाता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक का तत्व कहेंगे उसको। किस तरह के तत्व को, जब उस तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अगर उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं ऑर्बिटलों में, भरते ना,
तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक पर पाया जा रहा है, यानी कि p ऑर्बिटल पर पाया जा रहा है, ठीक है, तो वह तत्व किसके अंतर्गत आएगा, तो p ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है। तो वैसा तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में पाया जाता है उसे p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख देंगे कि वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व p ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी परिभाषा हो गई जो कि आपको याद रखना है p ब्लॉक के तत्वों की, ठीक है। एक चीज आप यहां से और याद रखेंगे कि जो p ब्लॉक के तत्व होते जितने भी, या वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के सभी तत्वों में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि p ब्लॉक तत्वों में धातु या अधातु में किसकी संख्या अधिक है, तो आप कहेंगे कि p ब्लॉक के तत्वों में धातु की तुलना में अधातु की संख्या अधिक है, ठीक है। p ब्लॉक के तत्वों में क्या होता है, धातु कम होते हैं, अधातु की संख्या अधिक है, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों में देखेंगे तो, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ से याद रखेंगे, जैसे जैसे हम वर्ग वाइज पढ़ते जाएंगे अलग अलग वर्ग के तत्वों के बारे में, तो वहां हमें पता चलते जाएगा कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अभी बस आप इतनी बात याद रखेंगे कि वर्ग p ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है, धातु की तुलना में अधातु की संख्या अधिक है, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो हुआ थोड़ी बहुत जानकारी किसके बारे में, तो p ब्लॉक के बारे में कि किस तरह के तत्व को हम p ब्लॉक के तत्व कहेंगे, ठीक है। अब हमें p ब्लॉक तत्व के अंतर्गत पढ़ना क्या है, तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पढ़नी है, तो हमने आपसे कहा था कि p ब्लॉक के तत्वों में जो 13 से 18 तक वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के जो जितने भी तत्व थे, तो वहाँ दो वर्गों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे 11th क्लास में, ठीक है। यहाँ अपने चैप्टर की जो स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, तो वर्ग 15 के तत्वों से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जानना है किसके बारे में, कि वर्ग 15 के तत्वों के बारे में, ठीक है। कि वर्ग 15 के अंतर्गत जो जो तत्व आते हैं उनकी ऑकरेंस के बारे में, उनके गुण के बारे में, किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, उनके माध्यम से हम किन किन यौगिकों को बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें जानना है उनके बारे में, ठीक है। तो देखेंगे हमने शुरू किया है, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही है, तो वर्ग 15 के तत्व से, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्ग 15 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ट्रिक से हमने ये बताया था न्यूमोनिक के माध्यम से, तो नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार, आसानी से हम लिख सकते हैं कि वर्ग 15 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर है। अब देखेंगे वर्ग 15 में सबसे पहला तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो वर्ग 15 को देखेंगे, वर्ग 15 के जो ये तत्व हैं इनको नाइट्रोजन परिवार के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका सबसे पहला जो तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है, इसलिए इनको नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखेंगे ये जो वर्ग 15 के तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इनके उपस्थिति के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे इनके ऑकरेंस के बारे में कि इनकी उपस्थिति कितनी है। तो देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो होता वायुमंडल में आयतन के विचार से नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी होती, 78%। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं, तो इसलिए इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति की बात करें तो वायुमंडल में आयतन के विचार से नाइट्रोजन की उपस्थिति कितनी है, 78%, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे नाइट्रोजन भूपर्पटी के खनिजों में चिली साल्ट पीटर तथा इंडियन साल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चिली साल्ट पीटर हम किसको कहते हैं, तो देखेंगे NaNO3 इसका सूत्र होता, हमने बताया था किस तरह से सूत्र दिया रहेगा, तो आप पढ़ेंगे धन मूलक की जगह सोडियम है, ऋण मूलक की जगह नाइट्रेट है, तो सोडियम नाइट्रेट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट को ही किस नाम से जाना जाता, चिली साल्ट पीटर के नाम से, ठीक है। और इंडियन साल्ट पीटर की बात करें तो देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। इंडियन साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है, KnO3, इसको चिली सोरा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो चिली साल्ट पीटर इसका सूत्र क्या होगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है। तो भूपर्पटी के खनिजों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता, तो चिली साल्ट पीटर तथा
इंडियन साल्टपीटर के रूप में। क्लियर है। इसके अलावा देखेंगे नाइट्रोजन क्या होता है, जीवों और वनस्पतियों में प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, एंजाइम आपने पढ़ा था तो वहां आपको पता था एंजाइम प्रोटीन है। और किस तरह का यौगिक है, तो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो देखेंगे जीवों और वनस्पतियों में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है, तो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के बारे में आप इतनी बातें याद रखेंगे, इतनी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे फास्फोरस के उपस्थिति की बात करें तो देखेंगे फास्फोरस जो होता है ये एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। ठीक है, किस वर्ग के खनिजों में, तो एपेटाइट वर्ग के खनिजों में। ठीक है, देखेंगे ये देखेंगे Ca9PO4 CaCl2 ये किसका सूत्र है, क्लोरो एपेटाइट का। इधर वाला जो टर्म होता है इसको एपेटाइट बोला जाता, और ये Ca के साथ X2 हाइलाइट के रूप में होते। ठीक है, तो यहाँ ये Cl2 क्लोरो एपेटाइट के नाम से जाना जाएगा, और ये देखेंगे फ्लोरो एपेटाइट के नाम से ये जाना जाएगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एपेटाइट यहाँ तक, और यहाँ लिख दिया जाता है X2। तो X का मतलब हमने आपको बताया था हैलोजन होते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ देखेंगे Cl2 आया तो इसको क्लोरो एपेटाइट पढ़ेंगे, यहाँ F2 आया तो इसको फ्लोरो एपेटाइट पढ़ेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। पूछ सकता फास्फोरस किस वर्ग में के खनिजों में पाया जाता, तो आप क्या कहेंगे, एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता। ऐसे ये सूत्र आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यही नाम भी नहीं लिखा हुआ, फ्लोरो एपेटाइट याद रखेंगे। ठीक है, सूत्र भी एक दो बार आप पढ़ सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस के उपस्थिति की बात करें, ठीक है, तो फास्फोरस देखेंगे अस्थियों में, जीवित कोशिकाओं में, दूध में तथा अंडा में भी उपस्थित होता है। इन सब में भी फास्फोरस पाया जाता है। आपको पता है हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, जीवित कोशिकाओं में भी इसकी उपस्थिति होती, दूध में भी होती तथा अंडों में भी इसकी उपस्थिति होती है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे किससे संबंधित, तो फास्फोरस से संबंधित। फास्फोरस की उपस्थिति के बारे में कि एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता, क्लोरो एपेटाइट तथा फ्लोरो एपेटाइट एग्जाम्पल दे देंगे। इसके अलावा आप जीवित कोशिकाओं, अस्थियों और दूध तथा अंडों में भी इसकी उपस्थिति के बारे में याद रखेंगे, इनमें भी ये उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसके अलावा इसके बाद जो है कौन कौन से, तो आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ठीक है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी तथा जो बिस्मथ है ये अल्प मात्रा में, इनकी उपस्थिति ज़्यादा नहीं होती, ये अल्प मात्रा में ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे तो इनके काफ़ी कम मात्रा में आपको इनके ऑक्साइड और सल्फाइड आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब क्या कि इनके बीच, इनके साथ ऑक्सीजन का संयोग या सल्फर का संयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनके उदाहरण आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। दिया भी नहीं है बुक में, बस आपको यहाँ उपस्थिति के बारे में ये याद रखना कि ये किस रूप में पाए जाते हैं, तो सल्फाइड, इनके मतलब सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, यानी इनके साथ ऑक्सीजन और सल्फर का संयोग होते हुए आप देखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर जब ऋण मूलक के रूप में प्रयोग होते तो उनके लास्ट में आइड लगता है, ये हमने आपको बताया था। इसलिए यहाँ पर सल्फाइड और ऑक्साइड लिखा हुआ, क्योंकि इनके साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्साइड के रूप में जुड़ेगा, सल्फर जुड़ेगा तो सल्फाइड के रूप में, क्योंकि दोनों -2 चार्ज लिए हुए इनके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ अल्प मात्रा में सल्फाइड तथा ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको वर्ग 15 के तत्वों की उपस्थिति के बारे में कुछ याद नहीं रखना है, इससे बाहर आपको कुछ पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर लास्ट करते हैं, तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वर्ग 15 के तत्वों के गुण की चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग खुद से भी कोशिश करेंगे समझने की, ताकि चीज़ें आपको और स्पष्ट हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने बार आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ऐसे में हम आपको काफ़ी सिंपल तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि एक बार आप यहीं पे क्लास करें, फिर देखें आपको कितनी अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक्स।